लाखों पढ़ोगे तो भाई कल मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ के अंदर एक राजा था, क्या नाम था उसका? लाखा नाम था ना। थोड़ा थोड़ा आप मेरे को बताते जाओ, चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ मैं, मारवाड़। खतरनाक तरीके से मत हंसो भाई, इधर तो आपको पता है अभी युद्ध होने वाला है, आप हंस रहे हो। मारवाड़ एक तरफ तो, और एक तरफ है मेवाड़। एक तरफ क्या है? मेवाड़। मेवाड़ में उस समय राजा कौन है बोलिए? महाराणा लाखा। कहीं से आपको लक्ष्य सिंह लिखा हुआ मिल जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। मारवाड़ के अंदर उस समय राजा कौन था भाई? रावचुंडा। और इसका एक पुत्र जिसका क्या नाम? रणमल राठौड़। याद रहेगा आपको रणमल राठौड़? आपको गुरुजी तो याद ही है, याद क्या रहेगा, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। आपने ध्यान में ये रखना है कि रणमल राठौड़ अपने पिता से नाराज होकर, रणमल राठौड़ अपने पिता से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। कहां चला गया? और वहां दही बल्ले खाए, और वहां लाखा ने इसे धड़ला, धड़ला नामक जगह है कोई, धड़ला की जागीर प्रदान की। बात समझ आई आपको? बात समझ आई क्या? बढ़िया से। मारवाड़ से नाराज हुआ, कौन नाराज हुआ? रणमल राठौड़। नाराज होकर के कहा चला गया? मेवाड़ जाकर के किसकी शरण में? लाखा ने क्या किया? धड़ला की जागीर दी। किसको? रावचुंडा की एक पुत्री, नाम था हंसाबाई। मार्कर चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक बार, हंसाबाई को फिर हंसाएंगे अपने। मार्कर को एवरेज नहीं देते आज तक। मैडम वहां से कोई मार्कर देना, कोई और ढंग का हो। एक सेकंड रुको बस, अभी देखो आप, हम करेंगे पूरी कलाकारी। बात समझ आई आपको? इतनी समझ आ गई ना आपको? अब देखो अब क्या होगा, आगे जो मामला होना है वो आपने समझना है। ये लाइन मैंने जो लिखी है इसको साफ कर दूं मैं, या पढ़ी रहने दो? चलो पढ़िए एक बार इसको, ठीक है। अब देखो इधर जो राणा लाखा है, इसका पुत्र क्या नाम था? राणा चुंडा या कुंवर चुंडा बोल सकते हैं। ओके। कहते हैं कि पशु परिचर की तैयारी करी इसने, किसने? राणा चुंडा ने। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, क्योंकि पढ़ता नहीं था। आप तो पढ़ रहे हो, इतने कंपटीशन में इसका कहाँ नंबर आने वाला था? तो इसका नंबर आया नहीं। अब क्या करें फिर? नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, रिश्ता तो करना ही है, खानदान बढ़िया है। तो रणमल राठौड़ ने, सॉरी राव चुंडा ने किसी पंडित को बुलाया और उस पंडित को कहा कि भाई हंसाबाई के नाम का नारियल है और ये ले जा करके कहाँ जाना है? मेवाड़ जाना है। मेवाड़ जा करके और रिश्ता करना है इसका। किसके साथ पक्का करना है? राणा चुंडा के साथ पक्का करना है इसका रिश्ता। कहाँ से आ रहा रिश्ता? मारवाड़ से। कहाँ जा रहा रिश्ता? मेवाड़ में। कौन है रिश्ता करने के लायक? अभी बालक कौन है बताओ? एमए बीएड कौन बैठा है? राणा चुंडा। पंडित तो बेचारा पंडित था, ढंग से फोटो दिखाई नहीं उसको। जब वो पंडित वो नारियल लेकर के दोनों हाथ से ऐसे और पहुंचा मेवाड़ के दरबार में, और उस समय कहते हैं राणा चुंडा तो पशु परिचर वाले बैच ज्वाइन कर रखा था ना, तो वो तो कोचिंग गया हुआ था। और सामने कौन बैठा था? राणा लाखा। बेचारे पंडित को क्या पता कौन लाखा और कौन? उसने सोचा यही होगा और ले जाकर के नारियल सीधा किसको पकड़ा दिया?
राणा लाखा को बोला आपसे रिश्ता तय करने के लिए बोला है, आपसे रिश्ते के लिए नारियल भेजा है हंसाबाई का। लाखा बेचारा उस समय समथिंग 62 वर्ष की आयु का था और इसको ऐसे ऑफर आने आज से 20-25 साल पहले बंद हो चुके थे। अचानक से ऐसा ऑफर मिला इसको। राणा लाखा खुश भी हो रहा है और कंफ्यूज हो गया कि इस खुशी को व्यक्त कैसे किया जाए। मना भी नहीं कर रहा, तो वो बेचारा नारियल देकर के पंडित वापिस आया। जैसे गेट से निकला रास्ते में राणा चुंडा मिल गया किताबें चके हुए कि तू चक्कड़ो फिर बोकर किताब समझ आ गई पंडित ने कहानी सारी। मामला तो रोंग हो गया, किसको देना था नारियल, तो ये था लायक बंदा तो दे किसी और को दिया। ऐसा हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कोई और कारण हो। कुछ लोग कहते हैं कि राणा चुंडा वहां बैठा था, उसको जब नारियल दिया गया तो इसने मजाक करी राणा लाखा ने, बोला कि भाई अभी इसको मिलेंगे नारियल, हमें कौन नारियल देता है। तब भी उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने कहा कि आपसे भी विवाह हम कर सकते हैं हंसाबाई का, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर हंसाबाई के पुत्र कोई मेवाड़ का आगे शासक बनाया जाए तो हम हंसाबाई का विवाह आपसे कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा पॉसिबल था नहीं, क्योंकि लाखा का बड़ा पुत्र कौन था, राणा चुंडा, और राजा तो इसको बनाना था, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र वही शासक बनेंगे, रूल चलता आ रहा है शुरू से। तो लाखा बेचारा कैसे यहाँ कर सकता था, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पंडित उसको नारियल दे करके गलती से वापिस आया, रास्ते में राणा चुंडा मिला, उसको कहानी सारी समझ आ गई भी गलती होगी मेरे से, आकर के रोने लगा बेचारा राव चुंडा के पास। बोला महाराज ये तो हो गया मामला, अब आप जानो टेंट वाले को साई देनी है कि नहीं देनी देख लो, है ना। तो अब राव चुंडा ने फिर एक प्लान किया। कौन से ने, इसने कहा कि तू वापिस जा करके और इस लाखा से ये बोल दे कि मैंने नारियल तो आपको दे दिया था, लेकिन कुछ शर्तें थी वो मैं बताना भूल गया। और शर्तें क्या थी, शर्तें ये थी कि आपसे विवाह तो हम कर देंगे हंसाबाई का, लेकिन आने वाले समय में मेवाड़ का जो आपके बाद शासक अगर कोई बनेगा तो हंसाबाई का पुत्र जो होगा वही शासक बनेगा। और ये ऐसा सोच रहे राव चुंडा कि इस शर्त को लाखा नामंजूर कर देगा और फिर शादी किसे कर देंगे, राणा चुंडा से। लेकिन वो भी बड़ा शातिर दिमाग था। राणा लाखा बोला, जब ये उसके पास समझौता करने के लिए गए तो राणा लाखा बोला कि भाई एक बार मेरा बेटा आ जाए, उससे मैं राय मशवरा कर लेता हूँ, थोड़ा पूछ लेता हूँ, क्या पता बात बनी जाए। तो राणा लाखा ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटे ये मामला है, अगर तू राजा ना बने तो मैं एक बार फिर, है ना, 15-20 गाड़ियां लेकर के और मैं बारात लेकर के जा सकता हूँ कहाँ, मारवाड़। तो राणा चुंडा बोला कि पापा मेरे तो देखी जाएगी, तू ब्याह करा ले पहला, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि राणा लाखा की शादी किससे हुई, हंसाबाई से राणा लाखा का विवाह हो गया था। और डीजे भी बजा। हाँ ठीक है, समझ आई बात। तो हंसाबाई का विवाह किससे हुआ, राणा लाखा से। और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था, महाराणा मोकल। तो इसके बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, महाराणा मोकल आगे चल करके शासक बनेगा। लेकिन यहाँ जो विशेष बात है वो क्या है कि राणा चुंडा जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, कल ही मैंने बताया था, मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विषम पितामह, कौन थे जानते हो आप, कौन थे, रामायण में था क्या कोई विषम पितामह, तो कागड़ी वाले नाटक में कौन से में था, महाभारत में, महाभारत कागड़ी वाला नाटक ज्यादातर देखा हुआ आप सभी का, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। देखा हुआ क्या, रसोड़े में क्या है वो वाला। तो सिखाई क्या, नाटक तो नाटक, बात क्या बता रहा भूल गया। हाँ, विषम पितामह जो है वो महाभारत के अंदर, आपने महाभारत देखी हो, कभी देखते हो क्या एपिसोड वगैरह, यूट्यूब पे सब सर्च मार के देख लिया करो, या गीता पढ़ लेना कभी, उसके अंदर महाभारत का पूरा वर्णन दिया हुआ है। उसके अंदर एक व्यक्ति था विषम पितामह, उसका पहले तो नाम कुछ और था, तो बताएगा क्या नाम था, शांतनु उसके पिता का नाम था। इसके पिता का नाम शांतनु था, विषम पितामह है ना, इसके पिता का क्या नाम था, शांतनु। कहते हैं कि शांतनु की भी काफी आयु थी, और एक बार वो कहीं टहलने गए हुए थे, कोई कन्या थी सुंदर, वो उसको पसंद आ जाती है, शादी करने के लिए वो प्रस्ताव रखता है।
तो वो जो लड़की थी उसके पिता कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तो कर दूंगा आपके साथ। शांतनु को बोल रहा है ये बात, लेकिन आपने क्या करना है, मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा उसी को आगे राजा बनाना है। इस वार्तालाप से थोड़े समय पहले जो शांतनु है वो अपने पुत्र भीष्म पितामह जो है इनको वो क्या है आगे उत्तराधिकारी घोषित कर चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि भी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर वो बताते हैं कि बहुत दुखी रहने लग जाते हैं। भीष्म पितामह को बाद में पता चलता है कि मेरे पिता क्यों दुखी है। जब उनको कारण पता चलता है तो वो भीष्म पितामह जाता है उनके घर जहां उसके पापा का रिश्ता करना है, वहां जाकर के अपने पापा का रिश्ता पक्का करके आता है वो, और कहता है कि मैं भी राजा नहीं बनूंगा। बोला कि आपकी पुत्री का जो पुत्र होगा उसी को आप शासक बना देना। तो जो वो लड़की है उसके पिता इसको कहते हैं, इस भीष्म पितामह को, कि मैं अपनी पुत्री के पुत्र को शासक तो बना दूंगा, लेकिन तेरे वंश में आगे जो व्यक्ति आएगा कोई वो तो आपस में लड़ेंगे, फिर तो मामला सेट नहीं बैठा। तब भीष्म पितामह कहता है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ऐसा भी वो प्रतिज्ञा ले लेता है वहां पे। और इसी प्रकार इसने प्रतिज्ञा ली राणा चुंडा ने, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। किसको कहा जाता है, राणा चुंडा को, ठीक है ना। ज्यादा मेरे को नहीं पता, मैंने देखी नहीं, रामायण में आती है बीच बीच में, महाभारत में देखे, महाभारत में है, रामायण में नहीं किया आपको, रामायण में ढूंढे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अभी आगे पुत्र कौन है, मोकल, लाखा का पुत्र मोकल है, इसी को हम आगे शासक बनाने वाले हैं। आप इतनी चीज नोट कर लो, विवाह करवा दिए, दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम, जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी। कोई चक्कर नहीं आता। साफ कर दूं कैसे, जल्दी, 3 तो बात लिख ली, इतना पहले लिख चुके हो, यही तो लिखना, मंडप लगाना है, स्टैंड लगा के बस लिखा नहीं क्या पहले। अच्छे बच्चे हो फिर तो आप, साथ साथ में लिखते नहीं हो। मारवाड़ कहाँ, मेवाड़ कहाँ, ये तो पता है क्या सभी को, मैंने बताया था परसों आपको, चित्र बना करके बताया था ना। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हिस्ट्री के नोट्स भी दूसरों की कॉपी लेके नोट करते हैं। मैथ और हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनते कभी दूसरे की नकल मार के। और मेरी पढ़ाई हुई तो 100% ध्यान रखना, डायग्राम बना करके जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ आप नकल मार के मत लिखा करो कभी भी, चीज़ें समझ आपको नहीं आएगी। और आपकी इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैंने रेगुलर क्लासें डालनी शुरू करी यूट्यूब पे, और इस बात की मेरी गारंटी रहेगी आपकी आने वाली 2 पीढ़ियों तक, अगर इतिहास में कोई प्रश्न आया तो इसमें से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा नहीं सकता कभी भी। इस बात की मेरी 101% गारंटी रहेगी। ओके रिपोर्ट है, कर दो साफ इसको। आप तो बैठे रहोगे भाई, फिर देख के जाओगे क्या इसकी। अब आगे हेडिंग डालो, महाराणा, महाराणा मोकल लिखो, लिखो महाराणा मोकल। काल आपको पता है सभी को, बोलो क्या है, 1421 से 1433, ये महाराणा मोकल का शासनकाल है। आपने क्या ध्यान रखना है कि महाराणा मोकल जो है शासक बनते समय, शासक बनने के दौरान इनकी आयु जो थी लगभग 12 वर्ष बताते हैं। कितनी आयु थी, 12 वर्ष। आप लोग जब यूकेजी एलकेजी से निकल करके बाहर आए थे ना, उस समय ये राजा बन गया था, ठीक है। बताओ वन रक्षक की इसकी तैयारी करेगा क्या, पशुपरिचर की, कहाँ जरूरत है इसको, ग्रेजुएशन नहीं करी। शासक बनने के समय आयु बताओ कितनी मोकल की, 12 वर्ष। आपसे मैं अगर पूछ लूं कि मोकल के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, महाराणा लाखा। मैं आपसे पूछ लूं इसके दादा का क्या नाम था, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है, याद रखना। बताया हुआ ना मेरा, माता का नाम क्या था ये पता करना आपको, हंसा भाई, याद रखना। अब क्या स्टोरी आती है देखो, महाराणा मोकल क्योंकि जब राजा बन रहे हैं तो 12 साल की आयु में बताओ शासन संभाल लेगा क्या, ये बहुत छोटी आयु होती है, 12 साल नहीं संभाल सकेगा शासन, इसलिए किसी व्यक्ति को इसका संरक्षक बनाना पड़ेगा। तो महाराणा मोकल के संरक्षक, 3 संरक्षक बने थे, ध्यान रखना,
संरक्षक कितने बने थे? कुल 3। मुख्य रूप से पहला जो संरक्षक था वो था राणा चुंडा। पहला संरक्षक कौन बना? राणा चुंडा। तो क्या हुआ, ध्यान देना, राणा चुंडा को यहां लिख रहा हूं मैं, हंसाबाई के द्वारा शक की दृष्टि से देखने पर, ऐसी कोई दृष्टि होती है क्या? है यह कहां चला गया? मालवा के शासक, क्या नाम था उसका? होशंग शाह की शरण में चला गया था। याद रहेगा आपको, पहले संरक्षक किसको बनाया गया? राणा चुंडा को। लेकिन राणा चुंडा को संरक्षक तो बना दिया, लेकिन इस राणा चुंडा को हंसाबाई के द्वारा, हंसाबाई क्या सोचेगी बताओ? भी राणा चुंडा को पहले राजा बनना था ना, इससे राजगद्दी छीन ली है और हंसाबाई ने अपने पुत्र को राजा बना दिया है, तो इसके मन में ये भय रहेगा कि राणा चुंडा ना पट लिखेगा, राणा चुंडा कहीं मोकल की हत्या नहीं कर दे, है ना? अगर उसकी हत्या कर दी तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए ऐसा इसके मन में विचार चल रहा है। किसके मन में चल रहा है? हंसाबाई के। हालांकि राणा चुंडा ऐसा करने वाला है नहीं। ऐसी बात जब राणा चुंडा को पता चलती है तो ये बड़ा दुखी होता है और ये मेवाड़ छोड़ करके चला जाता है। और कहाँ चला जाता है? इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ चला जाता है? मालवा के शासक होशंग शाह की शरण में चला जाता है। तो फिर दूसरा संरक्षक किसको बनाए बताओ? नोट कर लिया इतना आपने? करो इतना, फिर आगे बढ़ते। लिखो दूसरा संरक्षक, राघव देव को। किसको बनाया गया? राघव देव को। ध्यान रखना, राघव देव को संरक्षक बनाया गया। तो क्या हुआ? राघव देव की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी, किसने हत्या कर दी? रणमल ने। ठीक है, रणमल राठौड़ ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। अब हत्या करी इसीलिए कि मैं संरक्षक बन जाऊं। तो 3 नंबर पे संरक्षक कौन बन गया? रणमल राठौड़ संरक्षक बन गया। रणमल राठौड़ के संरक्षक बनते ही सबसे बड़ी समस्या पैदा करेगा ये मेवाड़ के अंदर। देखो आया कहां से? मारवाड़ से। कितना सातिर दिमाग का बंदा ये, आकर के छोटी सी जागीर इसको मिली थी, पूरे मेवाड़ को अधिकार में करने की सोच रहा है बंदा। इसने आते ही क्या किया? अच्छा एक बात आप सोचिए, आप इस करेक्टर में घुसने का प्रयास करिए। आप सोचिए कि आप रणमल राठौड़ है, सोचना मत कहीं आई हथियार उठा लो। रणमल राठौड़, क्या उस समय इसके दिमाग में एक बात चल रही है कि मैं जब तक संरक्षक हूं, जब तक मैं संरक्षक हूं, किसका संरक्षक है? महाराणा मोकल का, कि जब तक संरक्षक हूं तब तक तो मेरे हाथ में मेवाड़ की सत्ता है। लेकिन जैसे ही महाराणा मोकल बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में मेवाड़ पे शासन खुद शुरू करेगा कि नहीं करेगा वो, तो उस समय संरक्षक की जरूरत पड़ेगी क्या? संरक्षक का पद खत्म, तो रणमल राठौड़ की जो शक्तियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इसको कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो इसने, ये दूरदृष्टि का व्यक्ति था, बहुत लंबी सोचने वाला व्यक्ति था। इसने क्या किया? मेवाड़ के जितने भी उच्च अधिकारी और जितने भी बड़े बड़े पद थे ना, उन पे इसने अपने सगे संबंधियों को नियुक्त कर दिया, ताकि इसने सोचा कि जब मैं संरक्षक के पद पे न रहूं तब भी मैं एक फोन पे काम करवा लूं अपना। समझ रहे हो बात को? हाँ वही तो है, हंसाबाई का भाई तो था, दिखाया ना मैंने स्टार्टिंग में आपको। मारवाड़ से आया ना, हंसाबाई का भाई है, ध्यान रखना। आप देखो, लिखो इसके बारे में क्या लिखना है हमने। रणमल राठौड़ ने संरक्षक बनने के बाद मेवाड़ के तमाम बड़े पदों पर, मेवाड़ के तमाम बड़े पदों पर अपने सगे संबंधियों को नियुक्त कर दिया, जिससे मेवाड़ में
अराजकता फैल गई। ठीक है, ये ऐसा कुछ हुआ। थोड़े समय बाद इसको संरक्षक के पद से हटा देंगे भी, तो फिर क्या होगा वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। नोट कर लिया इतना आपने? देखो, महाराणा मोकल शासक बनने के दौरान उसकी आयु थी 12 वर्ष। 5-7 बातें मुख्य मुख्य। पिता का नाम लाखा, माता का नाम हंसाबाई। संरक्षक बना पहले राणा चुंडा, और उसको हंसाबाई के द्वारा शक की दृष्टि से देखने से कहाँ चला गया, मालवा के शासक होशंग शाह की शरण में चला गया। दूसरा संरक्षक बना राघव देव, इसकी हत्या किसने कर दी, रणमल राठौड़ ने। और तीसरा संरक्षक कौन बना, रणमल राठौड़। ये रणमल राठौड़ बताओ महाराणा मोकल के क्या लगता है, मामा लगता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये हाँ मोकल की माता हंसाबाई का क्या ये भाई है। हंसाबाई ने रणमल ने जब संरक्षक का पद संभाला, उसने क्या किया, मेवाड़ के बड़े बड़े पदों पे अपने सगे संबंधियों को नियुक्त कर दिया। उससे क्या हुआ, मेवाड़ के अंदर अराजकता फैल गई। बहुत सारे लोग हैं जो इससे संतुष्ट नहीं थे। तो आगे क्या होगा देखते हैं, फिर इसको साफ कर दूं, नोट कर लिया था। अभी शासक बन गया है तो बेरोजगार तो है नहीं बंदा, और जब बंदा बेरोजगार नहीं हो तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, शादी होती है। तो शादी करवाते लिखो, महाराणा मोकल लिखो। महाराणा मोकल का विवाह परमार राजकुमारी सौभाग्या देवी, परमार राजकुमारी सौभाग्या देवी से क्या हुआ, इसका विवाह हो गया। इसने चित्तौड़ में द्वारिकाधीश के मंदिर का भी निर्माण करवाया, ये भी लिख लो। इसने क्या किया, चित्तौड़ में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैंने थोड़े से दिन पहले 3-4 एपिसोड पहले की अगर हम बात करें, उस समय मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपको बताया था एक, और मैंने कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा जब मोकल पढ़ाऊंगा तभी। ये बात किसी को याद है थोड़ा थोड़ा, क्या बात थी वो? चाचा मेरा को गोली मारो, इससे पहले भी कुछ बताया था। वेरी गुड, कौन बोला, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण किसी ने करवाया था, बताओ किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था ना। किसके काल में करवाया था, राजा मूंज का भतीजा था, मैंने बताया था, है इसके, बताओ 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 बताओ, है शक्ति कुमार। मिल गया, मिल गया क्या, किस किस को मिल गया? अच्छा, कईयों को पता ही नहीं लिखा कहाँ है, पेज को पलट रहे इधर उधर, मिला ही नहीं कईयों को, फिर भी आपने सीधा बताया मेरे को पता। तो उस समय मंदिर बनवाया गया था, कौन सा, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, और उस मंदिर का नाम क्या पड़ा, मोकल का समिदेश्वर मंदिर के नाम से उसको जाना जाएगा। तो वो हम लिखें क्या यहाँ पे, बताओ, या लिख चुके हैं पहले, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखना है, हाँ ना बोलो, आलसी लिख लो। मोकल ने, भूल जाओगे आप बाद में, मेरे को पता है। मोकल ने, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लाइन, आप लिखते जाओ जल्दी जल्दी। मोकल ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। त्रिभुवन तो लिख लो, स्पेलिंग को नहीं आ, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जिसे मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहा गया। ठीक है, ओके। अब युद्ध करवाते हैं, अब क्या करवाएं, युद्ध करवा दे, करवा देते हैं भाई, शादी होगी, शादी के बाद युद्ध होते हैं, डेली युद्ध होते हैं। फिर नागौर का एक शासक था फिरोज, किसने बताया, किसने बोला, क्या किसने बताया, किसी ने नहीं बताया, लिखो फिरोज खां।
कौन था शासक? फिरोज खान। मेवाड़ में पता नहीं कौन था उस समय, मेवाड़ का मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, आपको भी याद नहीं आ रहा? मोकल। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया, युद्ध का नाम था रामपुरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? कहाँ लड़ा गया? तो भीलवाड़ा के अंदर। कब लड़ा गया? तो 1428 में। इस फिरोज खां की सहायता गुजरात की सेना ने की थी। लेकिन कौन जीत गया? मोकल जीत गया था, याद रहेगा आपको। समझ आई बात आपको? इतनी दो युद्ध लिखने अपने मुख्य रूप से। पहला तो रामपुरिया का युद्ध, मेवाड़ के मोकल और नागौर के फिरोज खां दोनों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा मोकल जीत गए थे। बढ़िया शासक था, अच्छा पराक्रमी शासक था, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे चल करके इसको धोखा दे देंगे इसके साथ रहने वाले व्यक्ति। सेना आ गई पूरी, अब रुका जा रहा है क्या बताओ? तो घमासान तोप से गोले चल रहे हैं आपके, रुको। मारना चाहते हो मेरे को आप? लिख लिया क्या? अब लिखो 1433, युद्ध का नाम लिखो झीलवाड़ा का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है भाई। किन किन के बीच हुआ? तो आपने लिखना है एक तरफ गुजरात का अहमद शाह। कौन था? गुजरात का अहमद शाह। तो एक तरफ मेवाड़ का, कौन था मेवाड़ का? बोला करो रे सारे, कौन बोलो? एक ही बोले, फिर बाकी फिर ही मत बोलेंगे, कहीं गलत ना हो जाए। ओके, इस युद्ध के अंदर क्या हुआ देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस युद्ध में महपा पंवार के कहने पर इस युद्ध में महपा पंवार के कहने पर क्या हुआ? चाचा व मेरा ने मोकल की शादी करा दी, मोकल की हत्या कर दी। अब मैं आपसे जो पूछूंगा उसका उत्तर आप तुरंत बता दोगे, मेरे को पता है बता दोगे, लेकिन सारों को नहीं बताना, जिससे पूछूं वही बताना। जिससे पूछूं वही विद्यार्थी मेरे को बताएंगे। मेरे को बताएंगी किरना, बता बेटा क्या आंसर आएगा इसका। मेरे को बताना है आपने कि चाचा व मेरा जो थे वो किसके पुत्र थे। खातिन कौन थी? किसकी दासी थी? छेतर सिंह की। वेरी गुड। क्या ज्ञान उठा करके घूम रहे हो, इतना वजन कैसे चला पाते हो? ओके। चाचा व मेरा ने क्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। किसके कहने पे कर दी? महपा पंवार के कहने पे कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, महपा पंवार भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आपको गुलजी हत्या करने के बाद क्या हुआ? तो एक लाइन आपने लिखनी है, लिख लोगे? बोल के लिखा दूं? लिख लो, बोल के एक लाइन लिखवा देता हूँ आपको। चलो नोट करो जल्दी, कितना रह गया? लिखो फिर। महपा पंवार कौन था? महपा पंवार यार क्या था? बताना है। चल बताओ, लाइन लिखो पहले। लिखो मोकल की हत्या करने के बाद, मोकल की हत्या करने के बाद चाचा व मेरा, चाचा व मेरा मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे।
मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले गए थे। ठीक है, अब ये तो एपिसोड हुआ खत्म। किसका? महाराणा मोकल की बात होगी खत्म। महाराणा मोकल का विवाह करवाया था हमने, किसके साथ करवाया बताओ? सौभाग्यवती बहू, क्या नाम था उसका? सौभाग्य देवी था। और इसी सौभाग्य देवी से एक पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम रहेगा महाराणा कुंभा। और 1433 से 1468 शासक बढ़ेगा। और मैं कुंभो जितनी शान कुंभ आसपास के राजाओं की ली थी ना, उतनी शान आपकी लेगा, देख लेना। क्योंकि कुंभा चलेगा कम से कम, ये मान लो कि 4 दिन तो चलेगा ही। ठीक है, खतरनाक राजा था कुंभा। तो आज हम क्या लिखेंगे? कुंभा हेडिंग डालो और कुंभा का शासनकाल लिख करके फिर लिखो कुंभा की उपाधियां। पहले कुंभा की उपाधि लिख लो, पहले कौन कौन सी उपाधि थी वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। कुंभा की उपाधि लिखो पहले, हालगुरु। अच्छा, ऐसे लिख करके आगे जगह छोड़ देना, मैं इसका अर्थ बताऊंगा बाद में क्या है, ठीक है ना सभी का। ऐसे कंटिन्यू ऐसे लाइन में लिखना। हालगुरु के बाद में लिखो चापगुरु, फिर लिखो छापगुरु, फिर लिखो परम गुरु, और अभिनव भट्टाचार्य लेट आएगा अभी। दान गुरु लिख देगा, दान गुरु लिखो, दान गुरु। और लिखो शैल गुरु, लिखो शैल गुरु। परम गुरु लिख लिया आपने, राजगुरु लिखो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। राजगुरु, इनके बारे में पहले लिख लो, इनका फिर आगे और लिखवाऊंगा मैं। 8 नंबर 9 नंबर 20 नंबर तक चलेंगे हम आगे। शैल गुरु सबसे पहले क्या लिखा? लिखोगे नहीं उपाधि तो कुंभा को पता चलेगा तो घोड़ा लेके आ जाओ उधर सामने, जाओ कोई नहीं। लिखो, सबसे पहले लिखा आपने हाल गुरु, लिखो इसका अर्थ क्या है। पहले प्रश्न में ये पूछा जाता था कि हाल गुरु की उपाधि किसे दी गई, तो बच्चे बड़े खतरनाक एक्स्ट्रा माइंड के बच्चे बैठे, सभी ने रट्टे मार लिए। अब एग्जामिनर ने प्रश्न पूछना थोड़ा कर दिया चेंज, वैसे नहीं पूछता कि हाल गुरु उपाधि किसको दी गई, वो 4 विशेषताएं दे करके पूछ लेता है निम्न में से किसका मतलब है हाल गुरु, और वह सारे हाल जाते वहां। लिखो हाल गुरु का मतलब, लिखो गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। प्रश्न ऐसे आएगा, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई, तो क्या बताओगे? हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। फिर 2 नंबर पे क्या लिखा? चाप गुरु। चाप गुरु में लिखो धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण। धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के, थोड़ी स्पीड रखो, हम इसकी उपाधियां पूरी कर लें आज। धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण क्या कहा जाता है? चाप गुरु। फिर है छाप गुरु, छापामार पद्धति के कारण छाप गुरु कहा जाता है, छापामार पद्धति के कारण। फिर है परम गुरु, विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण। विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण क्या कहा जाता है? परम गुरु। लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण, बहुत सारी विद्याएं आती थी इसको। फिर लिखो दान गुरु, दानी होने के कारण। क्या होने के कारण है? दानी। फिर लिखो शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण। युद्ध में निपुण होने के कारण। फिर लिखो राजगुरु, राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण। ये 7 उपाधियां होगी। 8वीं लिखो
आठवीं उपाधि लिखो नरपति, नौवीं लिखो गजपति, अश्वपति, नरपति, गजपति, अश्वपति, और क्या रह गया, गणपति लिख लिया क्या? गणपति नहीं लिखा, गणपति लिखो, गणपति। ठीक है, इन चारों के अर्थ लिख लो जल्दी जल्दी। नरपति का अर्थ लिखो सामान्य लोगों में प्रमुख होने के कारण, सामान्य लोगों में प्रमुख होने के कारण। फिर लिखो गजपति। पहले सेना 3 प्रकार की होती थी, अब कितने प्रकार की होती है? अब भी 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी होती है? थल सेना, जल सेना, वायु सेना। पहले कौन सी 3 सेनाएं होती थी? हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना और पैदल सेना। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है अभी? गजपति में लिखो हाथियों की सेना का प्रमुख होने के कारण, हाथियों की सेना का प्रमुख होने के कारण। लिख लिया? फिर लिखो अश्वपति में कुशल घुड़सवार होने के कारण, कुशल घुड़सवार होने के कारण। ठीक है, रहेगा गणपति राज्य का राजा होने के कारण, गणपति राज्य का क्या है? राजा होने के कारण इसको गणपति कहा गया। अब जो लिखवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एक तो लिखो नंदिकेश्वर अवतार। क्या लिखना है? नंदिकेश्वर अवतार। ठीक है, क्यों कहा जाता है? नंदिकेश्वर मत का प्रवर्तक होने के कारण। लिख लोगे ना? नंदिकेश्वर मत का प्रवर्तक लिख लोगे क्या? हाँ ना बोलो रे। हाँ, नंदिकेश्वर मत का प्रवर्तक होने के कारण। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो हिंदू सुल्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना चाहिए इसको। हिंदू सुल्तान परीक्षा में पूछी जा सकने वाली सबसे ज्यादा संभावना जिनकी है वो लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लिखवाया वो समझो कचरा था, लेकिन याद करना है उनको भी। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनमें से पूछे जाते हैं। तो नंदिकेश्वर अवतार का मतलब नंदिकेश्वर मत का प्रवर्तक होने के कारण। हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? वेरी 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 मोस्ट है ये, लिख लो क्यों कहा जाता है। लिखो मुस्लिम आक्रांताओं से हिंदुओं की रक्षा करने के कारण, मुस्लिम आक्रांताओं से हिंदुओं की रक्षा या हिंदुओं का रक्षक होने के कारण इसको कहा जाता है हिंदू सुल्तान। फिर लिखना है राणो रासो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। राणो के रासो कितनी लिखवा दी? राणो रासो लिखो। राणो रासो क्यों कहा जाता है? तो लिखो जल्दी से इसमें, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। इसके बाद फिर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, इनके तो रट्टे मार लेना। तो मैं आपको नंदिकेश्वर के बाद में जो लिखवा रहा हूं ना, ये तो आपको आधी रात को नींद से उठो और आपसे तुरंत पूछे तो आप तुरंत बता दो। इस प्रकार से रट्टे मार लेना, पेपर में पूरी पूरी संभावना रहती है इन उपाधियों में से पूछे जाने की। अभिनव भट्टाचार्य लिखो, इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण। क्या है? श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है सभी को। श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण। अच्छा, इनमें ऐसा पूछा जाएगा श्रेष्ठ वीणा वादक होने के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि देगी? उसमें हिंदू सुल्तान भी आएगा, नंदिकेश्वर भी, राणो रासो भी, अभिनव भट्टाचार्य भी। ठीक है ना? तो कहीं उपाधियां रट के बैठे रहे और पता ही नहीं चले है कौन सी, और जो आप याद करके जाओ और वही लिखी हुई मिल जाए सामने। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है बताओ? महाराजा धीराज लिखो इसके बाद। महाराजा धीराज, समय हो गया पड़ा है।
समय पड़ा 4 मिनट में नाक को लगा देना। महाराजाधिराज लिखो। राजाओं का राजा होने के कारण महाराजाधिराज कहा जाता है, राजाओं का राजा होने के कारण। राजाओं का राजा होने के कारण कहा जाता है। फिर लिखो महाराणा लिख लो एक, महाराणा। महाराणा की उपाधि अक्सर उसी को दी जाती थी जो अनेक राज्यों पे अपना अधिकार कर लेता था। ठीक है, तो महाराणा क्यों कहा जाता है लिख लो, अनेक राज्यों पर अधिकार करने के कारण। महाराणा की उपाधि है वो सांगा को भी मिलेगी, महाराणा प्रताप को भी मिलेगी, महाराणा कुंभा को भी मिली हुई है। ठीक है, महाराणा की उपाधि क्यों दी गई, अनेक राज्यों पर अपना अधिकार कर लेने के कारण। फिर एक लिख लो नाटक राजकर्ता। नाटक राजकर्ता लिख लोगे। बोलता जा रहा हूं, तंग तो नहीं हो रहे क्या ज्यादा? आज आपको ऐसे लग रहा है कि इतिहास में ये क्या पढ़ रहे हैं, आज तो तंग हो रहे हैं आप। ये इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी पड़ेगी, इसलिए नाटक राजकर्ता में लिखो नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। नाटक राजकर्ता उपाधि के अंदर लिखो नाट्य शास्त्र में, सॉरी नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण कहा जाता है नाटक राजकर्ता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधि मैंने आपको बताई। किसकी? अरे है किसकी? मोकल की मत लिख लेना, महाराणा कुंभा शुरू कर दिया हमने। ठीक है, महाराणा कुंभा की उपाधि है। तो कल हम कुंभा के बारे में भयंकर भयंकर बातें पढ़ने वाले हैं। कुंभा कल शासक बनेगा, शासक बनते ही पहले फाइल मंगवाएगा, भी फाइल लेके आओ, और फाइल में देखेगा दो समस्या है सबसे बड़ी। दोनों समस्याएं क्या? एक तो पिता की हत्यारों से बदला लेना, और दूसरा रणमल ने क्या सिस्टम कर रखा है मेवाड़ के अंदर, उसके प्रभाव को खत्म करना है। तो कैसे कैसे करेगा, कल बड़ी शानदार बात मैं आपको बताऊंगा। तो आप कल याद करके आएंगे फिर आज की तरह, जैसे आज पढ़ के आए थे। अरे याद करके आओगे ना, ऐसे हौसले से बोलो यस सर। हाँ, ऐसे आवाज आनी चाहिए आपकी ना। वीडियो में मेरी मेरी आवाज आती है, आपकी आवाज नहीं आती। कोई सोचेगा अकेला ही मास्टर बोल रहा है, पता नहीं है। काट दूं? काटना है कि वीडियो एक छोटी है, काट दो बोल।